हेलो एवरीवन, रिकॉर्ड भी कर लेना। हेलो एवरीवन, सो हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर से आ गए हैं और जीके जीएस की क्लास है ये। यूपीएसआई और दिल्ली कांस्टेबल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपका दोनों एग्जाम में। जो पॉलिटी का सेक्शन है वो मैं एड्रेस कर रहा हूँ, ठीक है। जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं उसी को ज़्यादातर देखते हैं और बहुत डिटेल डिस्कशन उसके ऊपर होता है ताकि आपको एक अच्छा बेस, आपका फाउंडेशन मजबूत हो सके, ठीक है। रोज़ मैं क्लास लेता हूँ इस चीज़ के ऊपर और इसकी लाइव क्लासेस इसी समय पे चलती है और बिल्कुल फ्री है। कोई इसका इंटेंशन ये नहीं कि मैं आपको कोई बैच बेचना चाह रहा हूँ या ऐसा कुछ है, ठीक है। जस्ट फॉर हेल्पिंग पर्पस कि आपका अच्छे मार्क्स आ सके, उसमें हम भी थोड़ा सहयोग दे सकें। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्दिष्ट करता है कि अस्पृश्यता मतलब अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है और किसी भी रूप से इसका अभ्यास वर्जित है, ठीक है। तो ये सवाल क्या पूछा है कि अस्पृश्यता किस अनुच्छेद से हटाई गई है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत हटाया गया। तो आपका अनुच्छेद 17 जो है वो अनटचेबिलिटी पे है। आर्टिकल 54 प्रेसिडेंट के ऊपर है, ठीक है। आर्टिकल 36 डीपी एसपी के ऊपर है, ठीक है। और आर्टिकल 23 जो है वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग पेन कॉपी लेके बैठिएगा तो ज़्यादा फायदा होगा आपका, ठीक है। क्योंकि सवाल एक मैं एड्रेस करूंगा लेकिन चारों अनुच्छेद में आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा, उससे आपका फायदा होता रहे। देखिए फंडामेंटल राइट जो है ना वो मोटे मोटे आप याद कर लीजिए कहाँ से कहाँ तक है। पहला क्या है, राइट टू इक्वालिटी है, ठीक है। राइट टू इक्वालिटी कहाँ से चालू होता है, 14 से 19 तक चालू होता है, 14 से 18 तक चालू होता है, ठीक है। उसके बाद राइट टू फ्रीडम है, ठीक है। तो ये राइट टू इक्वालिटी के अंदर में आता है आर्टिकल 17। आर्टिकल 54 प्रेसिडेंट के बारे में है। आर्टिकल 23 ये कहता है किसी भी तरीके का मानव का ट्रैफिकिंग यानी कि मानव इंसानों की खरीद फरोख्त नहीं हो सकती कि या उनको जबरन फोर्स्ड लेबर नहीं किया जा सकता है। क्योंकि आप जैसे अभी आप सुनेंगे तो आपको हंसी आएगी, लेकिन एक समय में स्लेवरी एक बहुत बेसिक जो है एक्सेप्टेड नॉर्म था, एक एक्सेप्टेड कानून था हमारे समाज में कि स्लेव्स का खरीदा बेचा जाना होता था। अमेरिका में तो बहुत बड़ी सिविल वॉर हुई है इसी चीज़ को लेके, ठीक है। जो काले लोगों ब्लैक लोग होते थे उनको स्लेव की तरीके से अफ्रीका से उठाया जाता था और गोरे देशों में अंग्रेजों के यहाँ बेच दिया जाता था। तो अनुच्छेद 23 जो है वो इस बारे में है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग भारत में अलाउड नहीं है। आर्टिकल 36 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है। आर्टिकल 17 जो आपका है वो अनटचेबिलिटी को प्रोहिबिट करता है कि किसी भी तरीके की छुआछूत नहीं कर सकते हैं आप। अगर आप करेंगे तो आप लोगों के फंडामेंटल राइट मानवाधिकार का हनन करेंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के किसी भी पिछड़े वर्ग के हित में पदों का नियुक्ति में आरक्षण का प्रावधान करता है, ठीक है। कौन सा क्या कह रहा है कि कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो आपकी नौकरी में, जैसे कि जनरली तो ये है। आर्टिकल 14 ने क्या कहा, 14 ने कहा कि सब इक्वल हैं। आर्टिकल 15 क्या कहता है, नो डिस्क्रिमिनेशन। आर्टिकल 16 क्या है, अपॉइंटमेंट के ऊपर है और जॉब के ऊपर है। आर्टिकल 16 नौकरी के ऊपर है कि किसी भी तरीके का नागरिकों के बीच जो है भेदभाव नहीं होगा। अगर सरकार नौकरी दे रही है ना तो ये नहीं कहेंगे कि जो राजा के घर के हैं या जो बड़ी जाति के लोग हैं उन्हीं को नौकरी मिलेगी, छोटी जाति के लोगों को भी कोई जाति के बेस के ऊपर, धर्म के बेस के ऊपर कोई भेदभाव नहीं होगा। जैसे कि आपकी एसआई की भर्ती है, पुलिस की भर्ती है, ठीक है, या कांस्टेबल की भर्ती है, तो ऐसा नहीं कह सकती है सरकार कि कोई जो है आपका जाति धर्म या इसके बेस के ऊपर कोई भेदभाव होगा। लेकिन इसी में जो 16(4) है, 16(4) में ये प्रोविज़न भी है कि जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं जिनका सालों साल कई सौ साल से शोषण हो रहा है उनके लिए कुछ विशेष छूट मिल सकती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो जनरल की कट ऑफ होती है वो अलग होती है, जो ओबीसी की कट ऑफ होती है वो SC ST की कट ऑफ होती है वो अलग होती है। वो उसका जो जड़ है ना 16(4) है, 16(4) है ये अनुच्छेद 16 के आगे भी है 16(4), ठीक है।
आर्टिकल 15 क्या है कि नो डिस्क्रिमिनेशन, नो डिस्क्रिमिनेशन, कोई भेदभाव नहीं होगा। आर्टिकल 35 क्या है, सिर्फ पार्लियामेंट यानी आपका जो सदन है, पार्लियामेंट जो है सिर्फ वही कानून बना सकती है। आर्टिकल जो मेन आर्टिकल है आपके, आर्टिकल 16, आर्टिकल 32, आर्टिकल 33, इन सब के ऊपर सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट ही कानून बना सकती है। आर्टिकल 26 में क्या है कि धार्मिक संस्थान भी बनाए जा सकते हैं, चलाए जा सकते हैं, उनको भी इस्टेब्लिश करने का मानव फंडामेंटल राइट में अधिकार है। अनुच्छेद 244 निम्नलिखित में से किस प्रावधान से संबंधित है? आर्टिकल 244 किससे संबंधित है? देखिए आइए देखते हैं। अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों का प्रशासन निर्वाचन आयोग से नहीं है। निर्वाचन आयोग का आप याद रखिए आर्टिकल 324 इलेक्शन कमीशन का है। भाषाई अल्पसंख्यकों का कल्याण से भी नहीं है। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण से भी नहीं है। ये प्रशासन से है। इसमें कौन सा आता है? शेड्यूल 5 से संबंधित है ये आर्टिकल 244, जिसमें अनुसूचित जाति और जनजाति के बारे में, के प्रशासन के बारे में ये चीज़ अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों के में बताया गया है। देखिए 2 शेड्यूल हैं आपके संविधान में, शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6। ये दोनों जो है अनुसूचित जो शेड्यूल ट्राइब जातियाँ जनजातियाँ हैं उनके बारे में ये बात करता है। मुख्यतः जो आपके नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं, आसाम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, जैसे कि शेड्यूल 6 में कौन से आते हैं? ATMM, ये मैंने शॉर्टकट निकाला है। A फॉर आसाम, 3 फॉर त्रिपुरा, M फॉर मिजोरम और ये M फॉर मेघालय। ये 4 जो स्टेट हैं ये शेड्यूल 6 में आते हैं। उसके अलावा जो अनुसूचित जातियाँ जनजातियाँ जो है आती हैं, कवर होती हैं, वो शेड्यूल 5 में कवर होती हैं। शेड्यूल 5, अब ये सवाल होगा कि शेड्यूल 5 ज़्यादा अच्छा है कि शेड्यूल 6 ज़्यादा अच्छा है? तो शेड्यूल 5 ज़्यादा अच्छा माना जाता है। क्यों? क्योंकि शेड्यूल 6 के अंडर में पुलिस और लॉ एंड ऑर्डर नहीं आता है, लेकिन शेड्यूल 5 में लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस आता है। ठीक है, इसलिए अगर कोई क्षेत्र शेड्यूल 5 में है तो उसको ज़्यादा ऑटोनॉमी है। और ये जो धारा 244 अनुच्छेद 244 है ये शेड्यूल 5 के बारे में बात करता है, जो अनुसूचित क्षेत्र और जनजातियों क्षेत्र का प्रशासन के बारे में बात करता है। ठीक है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 330 किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 330 किससे संबंधित है? आइए देखते हैं। लोकसभा में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सीटों का आरक्षण तो भैया कुछ ऐसा है ही नहीं कि कोई लोकसभा या राज्यसभा में किसी तरीके का आरक्षण दिव्यांगों को नहीं मिला है। ठीक है, जबकि जॉब में है, कितना है? 4% जो है आरक्षण है दिव्यांगों का। उच्च शिक्षित व्यक्तियों के लिए सीटों का आरक्षण नहीं है किसी तरीके का। जैसे मान लीजिए कोई PhD कर लेता है तो सीधे जाके सदन में बैठ जाए, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, विधानसभा में महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण ऐसा भी कुछ नहीं है 330 में। ये चीज़ लेकिन अब बदल गया है। अभी जो आप वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग को पता होगा कि एक मोदी जी ने बिल पास किया है जिसमें महिलाओं के लिए 33% सीट ऊपर सदन में और नीचे के विधायिका में रिजर्व हो गई है। लेकिन उसमें कैच ये है कि ये बिल के बाद जो है जनगणना होगी, उसके बाद परिसीमन होगा, उसके बाद कहीं ना कहीं वो आरक्षण लागू होगा। फौरन जो 2024 का जो इलेक्शन है उसमें ये चीज़ लागू नहीं हो रही है। ठीक है, तो ये जो आर्टिकल है आर्टिकल 330 ये अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए लोकसभा में सीटों का आरक्षण निर्धारित करता है। कितना है? 22 और 7। ये SC है, ये ST है। नहीं 15 और 7, 15-7 दोनों लेके 22 बना। ठीक है, 22% आरक्षित है। 15% SC की है, 7% ST की है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करता है? वो आर्टिकल है हमारा आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 जाति, धर्म,
रंग, ठीक है, और कौन सा है, नस्ल, लिंग। ये नहीं कह सकते हैं सरकार कि भैया जो है ये सीट जो है सिर्फ पुरुषों के लिए आरक्षित है, इसमें महिला नहीं जाएगी। इसीलिए देखिए महिला जो है आज के टाइम पे बीएसएफ में भी उसकी भर्ती हो रही है, सीआरपीएफ में भी उसकी भर्ती हो रही है, ठीक है। आर्टिकल 12 क्या है, डेफिनेशन के बारे में है, ठीक है। आर्टिकल 13 क्या है, आर्टिकल 13 ये कहता है कि कोई भी कानून लोकसभा राज्यसभा बनाती है या इससे पहले कोई कानून बना हुआ है जो मूल अधिकार यानी जो आपके फंडामेंटल राइट है उसका हनन करता है या उसके विरोध में है, तो उसको नल एंड वॉइड माना जाएगा, नल एंड वॉइड माना जाएगा, ठीक है। आर्टिकल 14 क्या है, राइट टू इक्वालिटी, कि सभी लोग बराबर हैं, सभी लोग जो हैं कानून की नज़र में सभी लोग बराबर हैं, कोई ऊपर नीचे नहीं है। लेकिन सवाल क्या था, डिस्क्रिमिनेशन की बात जहां आएगी, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव नहीं किया जा सकता है धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के बेस के ऊपर, तो कानून कौन सा लगेगा, अनुच्छेद 15 लगेगा वहां पे। अगला सवाल देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार किसी कारखानों में रोजगार के लिए एक व्यक्ति की न्यूनतम आयु क्या है, ठीक है। तो संविधान में जो लिखा हुआ है, संविधान में अनुच्छेद 24 है। अनुच्छेद 24 ये कहता है कि 14 साल से छोटा बच्चा, 14 साल से छोटा वयस्क कह लीजिए, बच्चा कह लीजिए, किसी भी कारखाने में काम नहीं कर सकता है। लेकिन इसमें कैच है यार, बहुत इसकी लंबी कहानी है, कभी वो पूरा एक वीडियो लेके बताएंगे कि चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन हमारे और चाइल्ड लेबर जो है क्यों इतना ज़्यादा प्रचलित है हमारे समाज में, क्योंकि लॉज ऐसे हैं कि अब जैसे ये लॉ है, इसके बाद एक लॉ आया कि 14 से 18 साल तक का बच्चा कारखाने, कोई भी खतरनाक कारखाने में काम नहीं कर सकता है, यानी कि नॉर्मल कारखाने में वो काम कर सकता है, ये भी गलत है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि अगर कोई घर का काम है, घर के अंदर ही आपके यहाँ कोई रोजगार है, घर के अंदर कोई फैक्ट्री है, फैमिली बिजनेस कोई चल रहा है, तो उसमें कोई रोक टोक नहीं है, वो काम कर सकता है। इसीलिए तमाम बच्चे जो है बीड़ी बनाने के काम में लगे हुए हैं, तमाम ऐसी जगह पे जहाँ पे बीड़ी बनाई जाती है, छोटे छोटे बच्चे बीड़ी के कारखानों में काम करते रहते हैं और कोई कानून ऐसा नहीं है जो उसको रोक लगा सके या कंट्रोल कर सके। इसका आंसर होगा 14, ठीक है। 18 वर्ष आपकी इलेक्शन की है, 21 वर्ष आपकी शादी की है मेल के लिए। 16 मेरे ख्याल से कोई है नहीं, 16 से 18 एक पास हुआ था, 16 से 18 के बीच में जो आपका पॉस्को एक्ट है, उसमें अगर कोई वयस्क 16 से 18 के बीच में कोई जघन्य अपराध करता है तो उसको एज अ वयस्क ही ट्रीट किया जाएगा और सजा दी जाएगी। ये 16 का मामला है। अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है। अच्छा देखो, अस्पृश्यता के ऊपर देखिए कई समाज के लोगों को बहुत ढेर सारी मांगे थी, ख्वाहिश थी कि उनकी बात को, उनके समाज को जो है कॉन्स्टिट्यूशन में रखा जाए, लेकिन ये बाबा भीमराव अंबेडकर की ही देन थी कि उन्होंने अस्पृश्यता को जो है बिल्कुल संविधान के बिल्कुल शुरुआती हिस्से में ही, फंडामेंटल राइट में ही रख दिया कि किसी तरीके का कोई छुआछूत नहीं होगा, ठीक है। तो बार बार कहीं भी अगर अस्पृश्यता की बात आती है तो आप 17 याद रखिएगा, 17 अनुच्छेद 17 की बात है। अस्पृश्यता का मतलब हो गया अनुच्छेद 17। आर्टिकल 10 जो है आपका, ये सिटीजनशिप से रिलेटेड है, नागरिकता से, कानून से रिलेटेड है, ठीक है। आर्टिकल 24 की बात हम लोग कर चुके हैं। 27 की बात, आर्टिकल जो ये 27 है, ये किसी भी तरीके का रिलीजियस टैक्स नहीं लगाया जा सकता। सरकार ये नहीं कह सकती है कि भैया आप फला फला धर्म के हो तो आप थोड़ा बहुत टैक्स भी देना चालू कर दो, ठीक है। जैसे कि औरंगजेब के टाइम पे जो धार्मिक माइनॉरिटीज थी उनके ऊपर एक टैक्स लगता था, आपने सुना होगा जिजिया, ठीक है। तो जिजिया कर कोई मतलब वो उस जमाने में लगता था, लेकिन अभी की सरकार इस तरीके का कोई भी कर नहीं लगा सकती। अगर लगाएगी तो हम लोग जाके बोलेंगे भैया आप कॉन्स्टिट्यूशन का अनुच्छेद 27 देख लो, वो साफ साफ बोलता है कि किसी भी तरीके का कोई धार्मिक टैक्स नहीं लगा सकते हो किसी के ऊपर, कि आप फला धर्म के हो तो आपके ऊपर टैक्स लग रहा है, आप फला धर्म के ऊपर हो तो आपके ऊपर टैक्स नहीं लग रहा है, ठीक है। तो ये कहानी थी।
भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के आदिवासी क्षेत्र को प्रशासन से संबंधित है? थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया शेड्यूल 5 और 6 दोनों ही अनुसूचित जातियों जनजातियों के बारे में ये बात करते हैं, आदिवासियों के बारे में बात करते हैं। लेकिन जो छठवां शेड्यूल है वो सिर्फ 4 स्टेट की बात करता है, ATMM। कौन सा? असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये डबल M है, इसमें मणिपुर नहीं है। मणिपुर को जो है शेड्यूल 5 में रखा गया है। ठीक है, तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को शेड्यूल 6 में 6वीं सूची में बात किया गया है। 5वीं सूची में उसके अलावा के जो राज्य हैं जिनमें अनुसूचित जनजातियां हैं उनको रखा गया है। 7वीं अनुसूची जो है बेसिकली इसमें 3 लिस्ट हैं, केंद्रीय लिस्ट और राज्य लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट इंग्लिश में कहते हैं उसको, हिंदी मुझे नहीं पता, ध्यान नहीं है। और 4वीं सूची जो है राज्यसभा के बारे में है कि राज्यसभा में कितनी सीट किस किस राज्य को मिली है, ये 4थी अनुसूची में लिखा हुआ है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्धारित है कि राष्ट्र सर्वत्र भारतीय क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता का सुरक्षित का प्रयास करेगा? यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कौन से आपके संविधान के अनुच्छेद में हो रही है? तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर आप सब लोग की अपनी अपनी राय मत होगी। जैसे कि मुसलमान इंसान के लिए शादी करने और तलाक कर देने और जो है आनुवंशिकता के जो कानून है कि जो पिता से कितनी प्रॉपर्टी मिलेगी, ये सारी चीज़ें अलग अलग हैं। हिंदू समाज के लिए वो चीज़ें, जैसे आप हिंदू पर्सनल लॉ पढ़ेंगे आप, तो वो मुस्लिम पर्सनल लॉ से बिल्कुल अलग है। जैसे हिंदू पर्सनल लॉ में एक सिस्टम है कर्ता का, ठीक है, मुसलमान फैमिलीज में कोई कर्ता का सिस्टम नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके की बातें हैं। गोवा एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड लगा हुआ है। उत्तराखंड में बात चल रही है, कमेटी बनी हुई है। ठीक है, तो आपका अनुच्छेद 44 जो है वो बात करता है यूनिफॉर्म सिविल कोड की। आर्टिकल 40 कौन सा है? आर्टिकल 40 पंचायत के बारे में है, पंचायत के बारे में है। ठीक है, अनुच्छेद 32A कौन सा है? फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में है। याद करते चलिएगा तो याद होता चलेगा साथ ही साथ में, नहीं तो अकेले बैठ के याद करना भारी पड़ जाएगा। ठीक है, और अनुच्छेद 32 क्या है? अनुच्छेद 32 है कि अगर आपका कोई भी फंडामेंटल राइट अगर हनन हो रहा है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं 5 रिट के माध्यम से। कौन कौन सी रिट है? हाबिस कार्बस, सर्टोरी, मैंडेमस, प्रोहिबिशन और क्वो वारंटो। क्वो वारंटो, ठीक है, हाबिस कार्पस, सर्टोरी, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, क्वो वारंटो। अगर आप चाहिएगा तो बहुत डिटेल में इसको भी मैं पढ़ा दूंगा कि 5 रिट होती क्या है। ठीक है, भारतीय संविधान के संदर्भ में अस्पष्टता का उन्मूलन मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो कौन कौन से मौलिक अधिकार? मौलिक अधिकार बेसिकली चालू हो जाते हैं आर्टिकल 14 से और आर्टिकल 31 तक जाते हैं। उसको अलग अलग कैटेगरीज में बांटा गया है। कौन कौन सी कैटेगरीज हैं? राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू माइनॉरिटीज, ठीक है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है, और राइट टू फ्रीडम है, राइट टू लाइफ है। ठीक है, 15, 16, 14 इसमें जाएगा। राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 इसमें जाएगा। बच्चों का शोषण नहीं होना है वो ई में जाएगा। ठीक है, राइट टू इसमें, राइट टू माइनॉरिटीज़ जो है कि जो माइनॉरिटीज़ हैं वो अपना स्कूल कॉलेज वगैरह भी बना सकती हैं, AMU वगैरह इसी के अंडर में कवर होता है। ठीक है, तो ये जो आपका आर्टिकल 17 है, आर्टिकल 17 है वो राइट टू इक्वालिटी में जाता है। राइट टू इक्वालिटी में 14, 15, 16, 17 ये सारे अनुच्छेद आते हैं और राइट टू 18 भी है। 18 क्या कहता है कि किसी के पास कोई स्पेशल टाइटल वगैरह नहीं होगा।
ठीक है। 17 जो है अनटचेबिलिटी की बात करता है। 16 क्या है, नौकरी में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। 15 इन जनरल डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। 14 सभी लोग बराबर हैं। ये किस में आता है, समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता जो है वो नीचे में आएगा आपका, 3 आर्टिकल होते हैं 26, 27, 28 स्वतंत्रता का अधिकार होता है, और 23, 24 उसमें आता है शोषण में कोई का नहीं होगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था? ठीक है, ये भी सवाल पूछा गया है यूपीएसआई की परीक्षा में। क्या सवाल है कि कौन सा जो ऐसा वो है, कुछ लोग चैट में, सर हमारे कमेंट पढ़ो, सर हम आपसे मिलने बाहर आए हैं, आप प्लीज। गुरु मैं यूपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहा हूं और मेरी आई साइट वीक है, दूर का ब्लर दिखता है, तो मुझे तैयारी बंद करनी चाहिए, क्या सॉल्यूशन हो सकता है? सर क्वेश्चन का कलर चेंज कर दो। क्वेश्चन का कलर चेंज कर देंगे, बाकी चीज़ों के जवाब मैं देता हूं आपको। बाहर आए हैं आप, प्लीज़ बाहर बाहर आए। अच्छा जी, आप क्लास कंप्लीट करके ही बाहर आ सकते हैं, ऐसे तो बाहर नहीं आ सकते। चलो, तो ये जो आर्टिकल 14 जो है ये मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो मौलिकता फंडामेंटल ड्यूटीज इंक्लूड किया गया है, ये है आर्टिकल 51A। आर्टिकल 51A में सारी फंडामेंटल ड्यूटीज को इंक्लूड किया गया है। आर्टिकल 51A में सारी फंडामेंटल ड्यूटीज को इंक्लूड किया गया है। इसको इंक्लूड किया गया था संविधान में 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संविधान 42वां संविधान संशोधन के तहत इसको इंक्लूड किया गया था। कौन से सन में इंक्लूड किया गया था? 1976 में इसको इंक्लूड किया गया था। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के अधिकारों से संबंधित है? अल्पसंख्यकों के अधिकारों से संबंधित 2 आर्टिकल है, आर्टिकल 29 और 30। ठीक है, तो आर्टिकल 13 जो है अल्पसंख्यकों से संबंधित है। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ, राइट टू लाइफ और लिबर्टी के बारे में। ठीक है, आर्टिकल 14 समानता, समानता की बात करता है। आर्टिकल 12 जो है डेफिनेशन दिया हुआ है, स्टेट की डेफिनेशन क्या होगी और स्टेट की डेफिनेशन में क्या क्या आता है, ये अनुच्छेद 12 में दिया हुआ है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधान है कि गिरफ्तार किया गया कोई भी व्यक्ति अपनी पसंद की विधिक सलाह से परामर्श कर सकता है, यानी कि आपका ये मौलिक अधिकार है कि आप अपना मनचाहा वकील कर सकते हैं। ये संविधान में लिखा है, और संविधान के कौन से आर्टिकल में लिखा है? ये संविधान का जो 22वां आर्टिकल है। ठीक है, ये इसमें लिखा हुआ है। 64वां क्या है? 64वां आपको बता देते हैं, ये वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड है। वाइस प्रेसिडेंट जो होगा वो हेड होगा राज्यसभा का, सभापति होगा वाइस प्रेसिडेंट। आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी से रिलेटेड है। आर्टिकल 49 जो है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के DPSP से रिलेटेड है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से किस संशोधन के अनुच्छेद 51A का भारतीय संविधान में समावेश किया गया था? थोड़ी देर पहले मैं बता चुका हूँ। 42वां संविधान संशोधन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसे प्रियम्बल में चेंजेस किए थे, बहुत ढेर सारी चीज़ें चेंजेस किए थे। ठीक है, और अच्छा 42वें का जो इसने चेंजेस किए थे, इसके जवाब में आया था, ये लाई थी इंदिरा गांधी जी। ठीक है, इसके जवाब में आया था 44वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, जो 42 में बहुत ढेर सारी चीज़ें इंदिरा गांधी जी ने चेंज कर दी थी, उसको फिर से 44वें संविधान संशोधन ने फिर से इम्प्लीमेंट कर दिया था। ठीक है, कि जो 42 में बहुत ढेर सारी चीज़ें उखेड़ दी गई थी, जैसे कि इमरजेंसी कानून से रिलेटेड बहुत ढेर सारे फैसले, बहुत ढेर सारे बदलाव इसमें लिए गए थे। और ये था कि कोई भी जो है डिसीजन है उसका कॉन्स्टिट्यूशनल वो सुप्रीम कोर्ट रिव्यू नहीं कर सकता है, जबकि इसने इस चीज़ को ख़त्म कर दिया था। ठीक है, तो 42वां संविधान संशोधन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, पूरे इतिहास की किस तरीके से निकला है, तो 42वां संविधान संशोधन एक बहुत ही
इंपॉर्टेंट फैक्टर रहा है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि धार्मिक, भाषाई और क्षेत्रीय या वर्गीय विविधताओं से परे हटते हुए भारत के सभी लोगों के बीच समरसता और समानता, समान भातृत्व की भावनाओं को बढ़ावा देना भारतीयों के प्रत्येक नागरिकों का कर्तव्य है। ये ध्यान दीजिए, नागरिकों का कर्तव्य। नागरिकों का कर्तव्य कौन से आर्टिकल में दिया गया है? 51A में, यानी फंडामेंटल ड्यूटी। फंडामेंटल ड्यूटीज की बात किया गया है कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 51A में। ठीक है, चलिए अगले वीडियो में आगे देखेंगे। फिलहाल इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको कुछ ना कुछ पॉजिटिव नॉलेज गेन हुआ होगा। अगले वीडियो में और आगे के पॉलिटी के क्वेश्चन को हम लोग एड्रेस करेंगे। आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे ही मेरा कोई लाइव